हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि ली का टिकट कट चुका था। वांगजी ने ली का अरेंजमेंट अच्छे से कर दिया था और ली भी वांगजी से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वांगजी की बात मान गई थी। वो कंट्री छोड़कर अपने फैमिली के साथ चली गई थी क्योंकि वांगजी ने अपने दो गार्ड्स के साथ, यानी कि वेंचू और वेंचाओ के दो गार्ड्स के साथ, उसे उसके घर वापस भिजवा दिया था। और वेंचू और वेंचाओ खुद जाकर मिस्टर ली को अच्छे से धमका के आए थे। और मिस्टर ली जानते भी थे वेंचू और वेंचाओ माफिया वर्ल्ड में काम करते हैं और वेंचाओ तो खुद यहाँ के टॉप माफियाज में गिना जाता है, तो वो किसी माफिया से पंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए वो वहाँ से खिसक जाते हैं। और यहाँ पर हमारे विंग और वांगची की वेडिंग की प्रिपरेशंस हो चुकी थी। लगभग सारे गेस्ट भी आ चुके थे और आज उनकी वेडिंग वाला डे था। विंग और वांग जी अपने अपने रूम्स में रेडी हो रहे थे। विंग की फैमिली भी थी, वांग जी की फैमिली भी थी, उनके फ्रेंड्स वेंशु, वेंचा, बोविन, जिली, शुयांग, नियो हायसंग सब के सब वहाँ पर थे जो काम करवा रहे थे। अक्सर वेडिंग्स में छोटे मोटे काम होते ही हैं और हम सबके फ्रेंड्स वहाँ काम करवाते रहते हैं। जिन फैमिली में कज़न्स हो वो कज़न्स भी काम करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा था। विंग और वांग जी की पूरी फैमिलीज अपने अपने काम में बिजी थे। सब लोगों को किसी न किसी चीज़ की टेंशन लगी हुई थी। विंग और वांग जी अपने अपने रूम में रेडी हो चुके थे। फाइनल उनका मेकअप हो रहा था। तभी वांग जी के रूम में एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखते ही वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, मगर वो अपने गुस्से को दिखाता नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है गाइस कि वो कौन हो सकते हैं। वो थे लैन किरण, जो वांग जी की शादी के लिए आज ही बीजिंग पहुंचे थे। पहले वांग जी इस बात से खुश था कि वो मिस्टर लैन कुरैन उसकी शादी में नहीं आ रहे हैं, पर अब जब वो उसे बिना बताए आ गए हैं तो वांग जी को ये अच्छा भी नहीं लग रहा। वांग जी को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर बस वांग जी को अपने हार्ट में एक पेन फील हो रहा था। वांग जी सोच रहा था फिर से कहीं मेरी लाइफ में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे और आज विंग का हाथ थामते थामते कहीं मैं रुक ना जाऊं। लेकिन इस बार अगर मुझे विंग से ज़बरदस्ती भी शादी करनी पड़ी तो मैं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। वांग जी यही सोच रहा था और एक टक लैन किरण को देखे जा रहा था। लैन किरण वांग जी के पास चलकर आते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं, बेटा ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तुम्हारे और वीन के लिए है। शायद तुम लोग इसके बारे में भूल गए हो। वांग जी अपने अंकल को देख, अपने ग्रैंडपा यानी कि अपने डैड को देख रहा था, जो भी आप समझें। वांग जी उनकी तरफ बस देखे जा रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लन किरण कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों को देखते ही समझ गया था। तुम दोनों का चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। और फिर वो वांग जी के बालों में अपना हाथ ले जाते हैं और साइड से उसके बालों को ऊपर करके उसके बर्थ मार्क को देखने लगते हैं और कहते हैं, ये बर्थ मार्क बचपन से तुम्हारे फॉरहेड पर था और मुझे बचपन से ही, जब से मैंने तुम्हें देखा था जब तुम छोटे से थे, तब से ही मुझे ये बर्थ मार्क बहुत परेशान करता था। और जब वीइंग को मैंने तुम्हारे साथ यहाँ देखा तो उसके फॉरहेड पर भी यही बर्थ मार्क। इन चीज़ों को देखकर ही मैं समझ गया था हमारी गलतियों को सुधारने और अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने तुम लोग वापस आए हो। उन्हीं नाम और उन्हीं चेहरों के साथ हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को रियलाइज़ करवाया। जानते हो, जब तुम्हारा भाई सचिन, उसने मंग्याओ से शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन तुम्हारे डैड और मदर को मैंने देखा, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी।
उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। आज से 25 साल पहले या 22 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो लोग समझते नहीं थे। अपने इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और यही सब लोगों को प्यारा था। पर फ्यूचर में मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। लोगों को आजकल जेंडर से फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मैंने भी इस बात को महसूस किया। प्यार करने के लिए जेंडर का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। शचैन और मेंग्याओ को साथ देखकर मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। मैंने जाना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक बेटे को क्यों खोया। आज तुम्हारे डैड के पास तुम दोनों हो और तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतना बदल भी जाऊंगा। अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना, और हाँ, वीइंग को भी खुश रखना। मेरे जाने के बाद इस गिफ्ट को ज़रूर खोलना जब वीइंग तुम्हारे साथ हो। मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। वांग जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। अंकल कुरन एक बार वांग जी के तरफ पलट कर देखते हैं और कहते हैं, अपने डैड को भूले तो नहीं हो ना? अगर इतना लंबा वक्त लेने के बाद तुमने अपने इस बूढ़े से डैड को माफ़ कर दिया हो तो उसे भी मौका देना। वांग जी अपने डैड की ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जानता था है तो वो उसके डैड ही, और शायद इतने सालों में उन्हें अपने एक बेटे को खोकर ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत बार हमें कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया दूसरे नहीं, हम खुद बदलते हैं। वांग जी अपने डैड यानी कि अपने ग्रैंड पा की तरफ देखता है और कहता है, डैड थैंक यू। इस बार मैं और विंग अलग नहीं होंगे। अंकल कुरैन कहते हैं, जानता हूँ डेस्टिनी और गॉड खुद तुम लोगों को मिला रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। देन शचैन आते हैं और वांग जी को लेकर वहाँ से बाहर आने लगते हैं। वांग जी इस वक्त थोड़ा सा परेशान था। उस तरफ हमें सीन दिखाया जाता है विंग का, जहाँ विंग के ब्रदर और शिजे अभी भी विंग को टीज कर रहे थे, उसे ब्लेज़र पहना रहे थे और उसके ब्लेज़र में अभी भी ब्रॉच और फ्लावर को सेट कर रहे थे। विंग अब उनसे कहता है, अब क्या कितना करोगे ब्रदर आप लोग? मुझे लगता है मेरी वेडिंग ही ख़त्म हो जाएगी, आप लोग मुझे ऐसे ही तैयार करते रह जाना। विंग की इतनी एक्साइटमेंट देखकर उसके ब्रदर और शिजे मुस्कुरा रहे थे, और विंग के मदर फादर जो अब तक अपने काम में बिजी थे, अपने तीनों बच्चों की ऐसी नोकझोंक देखकर उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। फाइनली जियांग चेंग और चियांग यानली उन दोनों विंग को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फाइनली जियांग चेंग और यान ली विंग को टीज करना छोड़कर अब उसे लेकर वेडिंग हॉल की तरफ आने लगते हैं, जहाँ पर सारा डेकोरेशन रेड रोजेस की थीम में किया गया था। विंग और वांग जी ने जो वेडिंग आउटफिट पहने हुए थे वो भी रेड कलर के थे। दोनों ने एक ही डिज़ाइन की रेड कलर के आउटफिट्स पहने हुए थे, जिनमें दोनों बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। विंग और वांग जी अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। प्रीस्ट अपने रिचुअल्स को स्टार्ट करता है और विंग और वांग जी उन्हें फॉलो करते हैं, और इसके बाद एक एक करके वो 3 बार बो करते हैं, जिसके बाद उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है और वो सभी अपने एल्डर्स को बो करते हैं। अपने सभी एल्डर्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं और इसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। उनकी वेडिंग पार्टी में डांस भी रखा गया था। ये विंग चाहता था कि कपल डांस रखा जाए, इसलिए उनकी वेडिंग कंप्लीट होने के बाद सभी लोग डांस करते हैं। विंग और वांग जी भी डांस कर रहे थे। एक बहुत बड़े सर्कल में काफ़ी सारे कपल्स डांस कर रहे थे। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर उस तरफ जाने लगता है। दोनों भी उन डांस करते हुए कपल्स के बीच आकर खड़े हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर ही थी।
आसपास के कपल्स जो डांस कर रहे थे उनकी नज़रें भी विंग और वांगजी पर ही थी, क्योंकि वो जो हैं कपल हैं और उनकी जो जोड़ी है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों डांस कम कर रहे थे, फाइट ज़्यादा कर रहे थे। विंग और वांगजी दोनों ही कंफ्यूज थे कि वो डांस करे कैसे, इसीलिए सबकी नज़रें उन पर थी। दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हुए डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को डांस सिखा रहे हैं। ये पहला ऐसा कपल था जिसे कपल डांस करने के लिए भी सीखना पड़ रहा था। कभी विंग वांगजी को डांट रहा था और कभी वांगजी विंग को डांट रहा था। इनका डांस ऐसे ही ये लोग एंजॉय करते हैं और इन्हें देखकर इनके फैमिली वाले अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे और कोई रोकना भी नहीं चाहता था। सब लोग हंस रहे थे। जिसके बाद विंग और वांगजी थोड़ी देर डांस करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब टाइम था उन्हें गिफ्ट देने का। नी हॉयसंग और शुयांग दोनों विंग के लिए गिफ्ट लाए थे। विंग को उनकी क्रिपी सी स्माइल दिखकर ही पता चल रहा था ज़रूर उन लोगों ने गिफ्ट में कुछ न कुछ ऊंच पटांग चीज़ रखी ही है। विंग उन दोनों से कहता है, खबरदार अगर तुम दोनों ने इसमें कोई भी ऊट पटांग चीज़ रखी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा। नी हॉयसांग और शुयांग हंस रहे थे। वो विंग से कह रहे थे, हमें तुम्हें टीज करने का मौका क्या बार बार मिलेगा? तुम हमें मारते तो रोज़ ही हो। आज हम लोग तुम्हारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं। इस गिफ्ट को तुम अपने रूम में जाने के बाद खोलना। ऑल द बेस्ट विंग। विंग उन दोनों को घूर कर देख रहा था। जिसके बाद वेंचू और वेंचाओ वांगजी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। उन्होंने वांगजी को एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट दिया था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें आखिर है क्या। वेंचू और वेंचाओ कहते हैं, हमारा गिफ्ट तुम अभी के अभी खोल कर देखो, हम नहीं चाहते कि तुम अपने रूम में जाकर इसे खोलो। तो विंग कहता है, ऐसा भी क्या है इस गिफ्ट में? वेंचू और वेंचाओ कहते हैं, बहुत स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें याद नहीं रहा लेकिन हमें याद है। वांगजी उस चीज़ को यानी उस गिफ्ट को ओपन करने लगता है। वो बहुत बड़ा बॉक्स था, इसलिए वांगजी उसे ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब वांगजी उसे खोलता है तो उस बॉक्स में एक गिटार रखा हुआ था जिस पर वांगजी का नाम लिखा हुआ था। उस गिटार को देखते ही वांगजी बहुत खुश हो जाता है और विंग जो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। दोनों उस गिटार को देख रहे थे। विंग वांगजी से देखते हुए कहता है, ये गिटार तुमने कहाँ रखा हुआ था? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा। वांगजी कहता है, मुझे खुद भी याद नहीं था ये गिटार कहाँ पड़ा है। मुझे तो खुद भी इस बात का ध्यान ही नहीं है। वेंशु, तुम्हें कहाँ से मिला? वेंचू वेंचाओ की तरफ देखता है और वेंचाओ कहता है, बताते हैं। ये गिटार तो हमें तुम्हारे ट्री हाउस में मिला था। एलेक्स एब्रोड गया हुआ है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया, पर उसने ये वेडिंग गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ट्री हाउस से निकाल कर उसने इस गिटार को सेफ रखा हुआ था। इनकी बातें भी ख़त्म हो जाती है और पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद विंग और वांगजी अपने अपने रूम में जाते हैं और उन दोनों की ही फर्स्ट नाइट। दोनों बहुत थक चुके थे लेकिन वांगजी जो रुकने वाला था नहीं, उसने विंग को अपनी बाहों में कैरी किया और उसे डीप किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों कब एक दूसरे के क्लोज आए, कब उनके कपड़े उतरे और कब वो एक दूसरे में खो गए, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चैंग विंग के रूम का दरवाज़ा पीट पीट कर उसे उठा रहा था, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुकी थी। विंग और वांगजी अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले थे। जब विंग उठता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि कौन उनकी नींद ख़राब करने आ गया। लेकिन जियांग चैंग दरवाज़ा पीटते हुए इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि विंग के साथ साथ वांगजी और उनके कमरे में रखी हुई हर एक चीज़ उठ गई थी। विंग पहले अपनी हालत देखता है और फिर वो वांगजी को देखता है। दोनों की ही बैक में बहुत पेन हो रहा था और दोनों ही अभी तक अपने कपड़ों को ढूंढ रहे थे जो इधर उधर फेंक दिए गए थे।
उसके बाद दोनों धीरे धीरे उठते हैं, अपने कपड़े उठाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और एक दूसरे को कोसते हुए वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ जियांग चैंग उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि किसने किसको टॉप किया है। जियांग चैंग तो कंफ्यूज हो गया था। वो सोच रहा था ज़रूर उसके भाई ने टॉप किया होगा, लेकिन उसका भाई खुद ही मुर्गे की तरह चल रहा था। यहाँ पर शिचैन और मेंग्याओ वांगजी को टीज करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं लंच करने, तो जियांग चैंग, शिचैन, मेंग्याओ ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मुर्गे की तरह चल रहे थे। दोनों अपने कमर और पेन को छुपाते हुए चल रहे थे। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब उनकी वेडिंग नाइट थी, तो वीइंग ने पहले वांगजी को टॉप किया था और उसके बाद 2 राउंड कंप्लीट होते ही वांगजी ने वीइंग को फ्लिप कर दिया था और फिर वांगजी ने टॉप किया था। यहाँ दोनों ही एक दूसरे पर अपना अग्रेसिवनेस दिखा रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली रोमांस कर रहे थे। दोनों की वेडिंग नाइट बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी, जिसकी वजह से दोनों के ही बैक में पेन हो रहा था और यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी रही? विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को देखकर घूरने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली से इशारा करते हैं और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम रफ थे, तुम मुझसे ज़्यादा रफ थे विंग, तुमने मेरी कमर में दर्द कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता है तुम्हारी वजह से मैं नहीं चल। दोनों भूल गए थे कि वो कहाँ हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फैमिली के सभी लोग जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, बस अपना मुंह खोल कर और आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को देख रहे थे। इनकी स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं लाइव आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।